गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही बात करेंगे, क्योंकि जब तक अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश नहीं होगा तब दूसरे टॉपिक में बात नहीं करेंगे। क्योंकि कम से कम एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ भी सोचते हैं वे हम आप ही लोगों के लिए सोचते हैं जो इतना मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से शिकायत है जो ये वीडियो को आप लोग लाइब्रेरी में जमा करते जा रहे हैं, ये सोच करके जो केमिस्ट्री इजी है बाद में भी कर लेंगे, सबसे पहले फिजिक्स कर लेते हैं। क्योंकि चाहे मैथ का हो या बायो का, सब का सब फोकस रहता है फिजिक्स के ऊपर। लेकिन जानते हैं जो ये जो फिजिक्स है ये फोकस तो रहता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जरा आप टटोल के देखिएगा जो न्यूमेरिकल बनता है कि नहीं बनता है। तो इसीलिए ऐसा ना करें, जो ये ना सोचे जो केमिस्ट्री को लाइब्रेरी में जमा करते जा रहे हैं फिर बाद में नोट करेंगे, तो ये आपके लिए महंगा पड़ेगा। क्योंकि जब ऑफलाइन में जब हम बात करते हैं तो बच्चे से फिजिक्स नहीं बनता है, तो ऑफलाइन की क्या बात है। इसलिए आप खुद निर्णय ले लें जो किस सब्जेक्ट में हमको न्यूमेरिकल बन रहा है उसको भी आगे बढ़ाते रहना है। ऐसा ना हो जो आसान के चक्कर में फिर डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। और मेरे को लगता है जो बहुत सारे बच्चे ऐसा ही सोच रहे हैं। कुछ बच्चे एक्टिव है जो वीडियो अपलोड होते ही देखते हैं, जो उसको देखता है, समझता है, नोट करता है। क्योंकि ये हम जानते हैं आपके साथ परेशानी है, जो 3 सब्जेक्ट को नोट डाउन करना, समझना कम से कम 7-8 घंटे लगेगा आपको। यानी यदि 40-45 मिनट का 1 आवर से कम का वीडियो अपलोड होता है तो एक वीडियो को देखने में आपको समझने में 3 घंटा लगेगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें जो केमिस्ट्री आसान है इसीलिए इसको बाद में देखेंगे, तो ये फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो चलते हैं अब हम लोग सब्जेक्ट की तरफ बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बात कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पर्सन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पिछले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक टर्म देखे थे, कोई उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको मुलाकात करवाएंगे। सिर्फ आज जो हमको कुछ टर्म यूज होगा उसके लिए कल आपको वे अपलोड कर दिए थे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मेरा मकसद ही रहता है 0 लेवल से हाई लेवल की तरफ। तो आज हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक गिब्स फ्री एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी of the reaction। तो आप देख चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक तो आ गए हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखें जो गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी इसी को कहा जाता है, या सिर्फ फ्री एनर्जी भी बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये 2 हाफ सेल होता है और दोनों हाफ सेल को एक्सटर्नली वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है।
यहाँ पे ये जो हाफ सेल होता है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें कोई भी मेटल हो, ये आयन के रूप में कन्वर्ट होते जाता है, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाता है। यानी यहाँ जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन इसीलिए हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको एनोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट होगा जो कि उसके कैटायन क्या होता है, यहाँ पे लिबरेशन होने लगता है, एक्युमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगता है। और इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये दो पार्ट होता है, कैथोड और एनोड। यहां पे जो हम देख रहे हैं, ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल में M से M प्लस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। और कोई भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंजिंग होता है। यदि कोई प्रोसेस हो, चाहे केमिकल हो या फिजिकल, और उसमें कोई एनर्जी का चेंजिंग ना हो, तो वे संभव है ही नहीं। जैसा है, सिंपल सी बात ले लीजिए, हम आप लोगों को सामने वीडियो अपलोड करते हैं, तो जब तक आपके अंदर कोई एनर्जी का चेंजिंग नहीं होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं चलेगा। तो इसी तरह से ये जो M है, M N प्लस, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में हो, करंट उसका क्या होता है, अपोजिट। और इस तरह से इस डिवाइस के सहारे क्या हमको मिला, एनर्जी मिला। और जहां कहीं भी एनर्जी मिलेगा, वहां निश्चित रूप से क्या होगा, वर्क होगा। और यहां पे जो वर्क होगा, वे कौन सा वर्क कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि यहां करंट का बात हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा भी वर्क होता है। अब सवाल है, जो इसके द्वारा वर्क हम लोग अलग अलग फॉर्म में स्टडी करेंगे, लेकिन यहां जो वर्क हो रहा है, ये वर्क कहलाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, किस तरह से वर्क होगा, यहां पे इस एनोड का, या यूं कहें कैथोड का, एनोड का कितना पावर है M से Mn प्लस में कन्वर्ट होने का, वे पोटेंशियल जिसको हम ई सेल कहते हैं, और यहां जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के कारण कुछ सर्टेन मोल में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हो, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और उस चार्ज का मेजरमेंट हम लोग फैराडे के टर्म में करते हैं। तो जैसे ही हमसे कहा जाए इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू ई सेल एन एफ, लेकिन यहां पे साइन यूज किया जाता है निगेटिव। तो निगेटिव साइन क्यों यूज किया जाता है, जैसा कि पिछले क्लास कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, वर्क डन बाय द सिस्टम
और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा हमको एनर्जी मिल रहा है। मतलब ये हम लोगों के लिए अपने आप में क्या है, सिस्टम है। ये एनोड और कैथोड मिलकर के अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम हम कहते हैं किसे, तो जहां पे कोई स्पेसिफिक वर्क हो उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहां जो एनोड और कैथोड है वे एनोड और कैथोड अपने आप मिलकर के एक सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है। और जब ये सिस्टम है तो वर्क होगा, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो। तो बताइए ये सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके कारण ही तो हमको करंट मिल रहा है। तो इसलिए ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है जो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो कहेंगे निगेटिव साइन रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द सिस्टम। जहां कहीं भी सिस्टम के द्वारा वर्क हो तो वहां पे हम लोग निगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। ई सेल जानते हैं, सेल पोटेंशियल, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और एफ फैराडे कांस्टेंट। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे ही कहा जाए, W4 वर्क, ये वर्क का रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे ही कहा जाए तो माइनस ई सेल एन एफ। तो हमको पहुंचना है गिब्स फ्री एनर्जी के पास, जो गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं किसे। तो पहले फिर इसको नोट डाउन कीजिए। गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां पे जो हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक मेटालिक कैटायन में बदल जाता है और उसके कारण पोटेंशियल डेवलप हुआ। पोटेंशियल मींस एनर्जी डेवलप हुआ। तो एज द पासेज ऑफ टाइम एनर्जी डिक्रीजेज। समय के साथ यदि ये सिस्टम में कोई चेंजिंग ना किया जाए तो एनर्जी घटने लगता है। इसी बात को एक्सप्रेस किया गया है गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलेटेड होगा, एसोसिएटेड होगा, उससे उस रिएक्शन के कारण जो एनर्जी मिलेगा, और जैसे ही एनर्जी मिलेगा यानी वर्क होगा तो उस एनर्जी के कारण फिर वर्क होगा। जहां कहीं भी एनर्जी है तो उस एनर्जी के कारण क्या होता है, वर्क होता है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, यानी किसी यूजफुल वर्क को करने के लिए जितना एनर्जी यूज हो जाएगा उसको ही नाम रख दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी
पिछले लेक्चर में बात कर लिए हैं कैसा प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और यदि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो इसका मतलब है जो ये साइज पे डिपेंड करेगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेप, यानी जिसको हम क्या कह रहे थे, वर्क कह रहे थे, इलेक्ट्रिकल वर्क। वे इलेक्ट्रिकल वर्क को ही किस रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा, डेल जी के रूप में। एन एफ ई सेल सेम है, तो अब हम कह सकते हैं जो अभी जो हम देखे इलेक्ट्रिकल वर्क, ये कौन सा इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू डेल जी और इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। जैसे ही हमको इलेक्ट्रिकल वर्क फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू डेल जी और इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। ये जो डेल जी है ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इससे पहले हम देख चुके हैं जो साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्क, स्पॉन्टेनियस वर्क यानी वैसा वर्क जो अपने आप हो, जो बिना किसी एजेंट के सहायता से न हो, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एजेंट। जैसा कि कलम यदि यहां से हम ड्रॉप करें तो अपने आप गिर जाएगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस वर्क डेल जी लेस देन जीरो, दैट इज डेल जी क्या होगा, निगेटिव। तो यहां तो हमको डेल जी का वैल्यू क्या मिला है, निगेटिव मिला है। इसका मतलब ये प्रोसेस इस सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस होगा। और जैसे ही डेल जी निगेटिव हो जाए तो ई सेल जो होगा वे ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ई सेल पॉजिटिव। तो यहां पे इंपॉर्टेंस ये है, जो यदि हम कंसंट्रेशन यूनिट ले लें, यानी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा, यदि कंसंट्रेशन 1 m हो, गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो, तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन ई सेल डेल जी दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। और जैसे ही स्टैंडर्ड लग गया तो नोट लगा देंगे। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन ई नोट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और अब इसको किस नाम से जानेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्यों ऐसा हो गया, स्टैंडर्ड ई नोट सेल और डेल जी बराबर हो गया। तो यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लें तो नर्स इक्वेशन में बात किए हैं, जो कंसंट्रेशन दोनों के लिए तो 1 हो जाएगा, और जैसे ही कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा तो log 1 का वैल्यू कितना, 0। इसलिए ई नोट सेल और डेल जी नोट दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो
तो अगेन पॉज कीजिए, पहले नोट कीजिए। तो यदि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाए, डेल जी नोट, जैसे ही केमिस्ट्री में ये नोट टर्म का इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड फिक्स है, जो टेम्परेचर 25 डिग्री सी, कंसंट्रेशन 1 m और प्रेशर 1 atm। तो जब ये स्टैंडर्ड होगा तो -NFE0 सेल, यानी ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं नर्स इक्वेशन से E0 सेल इक्वल टू RT NF ln Kc, जहां पे ये Kc क्या है, Kc किस नाम से जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और E0 सेल किस नाम से जानते हैं, तो स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अभी अभी हम देखे हैं डेल जी नोट यदि कहा जाए तो -NF, और E0 सेल के जगह पे तो इतना ये पहले से जानते हैं, ये पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो मल्टीप्लाई कर दें, RT NF ln Kc। NF से NF क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं डेल जी नोट माइनस RT ln Kc। और यदि ln को हटाया जाए तो डेल जी नोट 2.303 RT लॉग क्या कह दें Kc। कहां से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं यदि ln x हो तो 2.303 log x होगा। यहां पे नहीं कुछ तो कितना रहता है 10, यानी ये 10 बेस लिया गया है। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ही हमसे कहा जाए जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच कैसा रिलेशन है, तो या तो आप ये कहें, और जैसे ही इसमें ln लगाएंगे तो इस तरह का फॉर्म होगा। रिमेंबर, याद रखें, जो इस तरह का यदि ऐसा हो डेल जी माइनस RT ln Kc, ये कभी भी संभव नहीं है। ऐसा पूछा जा चुका है, ये संभव नहीं है। क्या समझे, जो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो ये जो कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि हम जानते हैं जो एट इक्विलिब्रियम पे पीछे वीडियो लेक्चर में बात कर लिए हैं, जो एट इक्विलिब्रियम यदि कहा जाए तो उस सिचुएशन में ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये जो आपको इक्वेशन हम लिखे हैं ये तो नर्स इक्वेशन से लिखे हैं। जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तो ई सेल क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए ये रिलेशन कभी भी नहीं आ सकता है। नोट कीजिए।
एक टर्म आएगा जो फॉर मैक्सिमम वर्क। तो यदि मैक्सिमम वर्क कहा जाए, फॉर मैक्सिमम वर्क, W max, ये मैक्सिमम वर्क समझें जो किस सिचुएशन में होगा। कोई भी प्रोसेस यदि रिवर्सेबल आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या समझना होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। ए प्रोसेस इज रिवर्सेबल देन मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन। उस समय में हम लोगों को क्या होगा, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होगा। तो यदि हम मैक्सिमम वर्क कहें, W max मैक्सिमम वर्क, तो हम तो जानते हैं डेल G नोट, और फिर अब इसके बराबर क्या जानते हैं, NFE नोट सेल। अब सवाल है जो ये रिवर्सेबल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कब होगा। तो यदि हम क्या करते हैं, यहां पे Zn Cu, Zn प्लस प्लस और Cu याद है, जो ये कौन सा सेल का रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये कह देंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें फिर ये डैनियल सेल है। यदि जिंक का एनोड हो, कैसे समझेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu का कैथोड हो, कैसे समझेंगे, रिडक्शन हो रहा है। तो उसको स्पेशली कह दिया गया डैनियल सेल, यानी डैनियल सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो यहां पे मानते हैं जो E नोट सेल 1.1 वोल्ट, ये हम लोग जानते हैं, ये इतना के अप्रॉक्स होता है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है, ये पॉजिटिव में है। यदि इसी सेल को रिवर्स कर दिया जाए, Zn Cu इसी सेल को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। उस रिवर्स के बाद E नोट सेल जो होगा वे तो माइनस में आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन कहा गया जो यदि प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस के दौरान इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, यानी रिवर्स का जो मैग्नीट्यूड है वे स्लाइटली डिफरेंस हो, तो वे कैसा कहलाएगा, रिवर्सेबल। तो जहां कहीं भी रिवर्सेबल वर्क का बात होगा वहां निश्चित रूप से मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होगा। और मैक्सिमम वर्क कहा जाए या सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क कहा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिकल वर्क कहा जाए तो उस सिचुएशन में अलग कंडीशन होगा, और मैक्सिमम वर्क कहा जाए तो उस सिचुएशन में अलग कंडीशन होगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वे जब काम करेगा तो फुल्ली करेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसलिए या तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क कहा जाए या मैक्सिमम वर्क कहा जाए। इसी को कहा गया है नॉन एक्सपेंशन वर्क। ये जो मैक्सिमम वर्क है इसको और हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, वर्क नॉन एक्सपेंशन वर्क। क्यों कहा गया नॉन एक्सपेंशन वर्क? पिछले क्लास बात किए थे, यदि एक इस तरह का सिलेंडर लिया जाए और इस सिलेंडर में
कोई गैस भर दिए, जैसे ही हम पिस्टन को डाउनवर्ड करेंगे तो ये जो गैस है इसके वॉल्यूम में चेंज होगा। ये गैस ऐसा भी हो सकता है जो अपवर्ड भी हो सकता है। तो इस समय क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन वर्क। और ये वर्क अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हम आपको, ये नहीं बताया जो इस वर्क का कैसे कैलकुलेशन होगा। तो ये एक्सपेंशन वर्क है, लेकिन यहां पे टर्म आया है नॉन एक्सपेंशन। यदि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें कोई वॉल्यूम का चेंजिंग नहीं होगा बात। इसलिए मैक्सिमम वर्क कहें या सिर्फ नॉन एक्सपेंशन वर्क कहें तो फार्मूला ज्यों का त्यों होगा। एक इंपॉर्टेंस पॉइंट और है, रिमेंबर पिछले क्लास, तो क्या रिमेंबर पिछले क्लास बात किए थे एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम का वैसा प्रॉपर्टीज जो साइज से मास से इंडिपेंडेंट हो तो उसको नाम रख दिया गया इंटेंसिव, और यदि इसके ऊपर डिपेंड करता हो तो उसको नाम रख दिया गया एक्सटेंसिव। तो ये जो सेल पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं Zn से Zn प्लस, तो Zn से Zn प्लस चाहे आप रॉड इसका मोटा लीजिए, पतला लीजिए, 1 kg का लीजिए, 2 kg का लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का जितना टेंडेंसी है, जितना पावर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह से कॉपर में भी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसका नाम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह दिए थे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको रिडक्शन पोटेंशियल कह दिए थे। तो ये जो पोटेंशियल है, चाहे सेल पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ये कैसा प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव, क्योंकि ये अमाउंट से, साइज से, मास से इंडिपेंडेंट है। तो हम कहेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल, और पोटेंशियल में कौन कौन? चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहें, चाहे सेल पोटेंशियल कहें, सेल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, एंड एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, because it is independent of mass of electrode। इलेक्ट्रोड के मास से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा टर्म है यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी। तो एनर्जी तो इस बात पर डिपेंड करता है जो उसके पास मैटर कितना है। जब भी एनर्जी का बात हो तो एक वैसा व्यक्ति जो 35 kg का है और एक वैसा व्यक्ति जो 50 kg का है, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा, जो हट्ठा कट्ठा होगा, उसके पास एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी कहे हैं, आपको क्या कहे हैं? जो किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान जितना एनर्जी यूज हो जाए उसको ही हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, यूज होने वाला एनर्जी है, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। रॉड कितना बड़ा लिया गया, जितना जिंक का रॉड ज्यादा होगा
मास इसका ज्यादा होगा, उसमें फ्री एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे जो हम फ्री एनर्जी का बात करेंगे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो डेल जी नॉट कहें या सिर्फ डेल जी कहें, इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को देख लें जो किस तरह से ये डिपेंड करता है। तो Zn से कन्वर्ट होगा Zn प्लस प्लस में, और जैसे ही Zn प्लस तो यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन के लिए दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो Cu प्लस प्लस ये कन्वर्ट होगा Cu में, ये सॉलिड हो गया। तो यहाँ पे हमको डेल जी नोट लिखना है। डेल जी लिखें या डेल जी नोट लिखें, दोनों बात सेम है। यदि डेल जी लिखें नोट लिखें तो माइनस एन एफ ई नोट सेल कहेंगे। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो Zn से Zn प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा लॉस, और यहाँ Cu प्लस प्लस से Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसीलिए n की जगह क्या रखें 2f e नॉट से। यदि हम ऐसा करते हैं जो Zn सॉलिड Cu Zn प्लस प्लस Cu, क्या देख रहे हैं इसमें अमाउंट को चेंज कर दिया, और जैसे ही अमाउंट चेंज हुआ तो जब हम एक Zn कह रहे हैं तो Zn प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 2। तो जैसे ही यहाँ पे 2 Zn का बात करेंगे तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 से 4, यानी डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस 4f e नॉट से। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये जो डेल जी नॉट वे किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, मास के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा उसको जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो कहेंगे E नॉट इज नॉट एडिटिव और सबट्रैक्टिव, ना ही इसको ऐड किया जाता है ना ही जोड़ा जा सकता है। बट डेल जी नॉट कैन बी एडेड और सबट्रैक्ट, इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल बात करेंगे जो कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इफ 2 हाफ सेल, a 2 हाफ सेल रिएक्शन having potential E1, E01, E01 and E02 are combined to give a third half cell reaction having potential E03, then उस सिचुएशन में क्या होगा। तो हम जानते हैं जो डेल जी नोट 3 का दें इज इक्वल टू डेल जी नोट 1 प्लस डेल जी नोट 2। यदि ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो 2 के जोड़ने से तीसरा गैस फ्री एनर्जी मिल जाए,
ये नहीं कह रहे हैं जो हमेशा क्या किया जाएगा, जोड़ा ही जाएगा। ये इक्वेशन के सिचुएशन के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ही हम लगा दिए हैं, जो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। अब इसके बारे में तो पहले ही से जान गए हैं। क्या जाने हैं, तो -NF E0 सेल, सभी में तो वैसा ही होगा, -NF E0 सेल प्लस -NF E0, सिर्फ E0 रहने दें, सेल नहीं, ताकि आसान होगा। अब देखिए, यदि हम E0 कह दें तो फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 का बात किए, तो ये 3, ये 1, ये 2। अब यहाँ के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 3 कर दें, ये 1, ये 2। लेकिन F जो है, फैराडे कांस्टेंट जो है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि फैराडे नाम से ही स्पष्ट है, ये कांस्टेंट, इसमें किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब सवाल है, जो सभी में क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है। तो यदि निगेटिव हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, निगेटिव क्या ले लें, कॉमन ले लें। और जैसे ही कॉमन लेंगे तो उस सिचुएशन में आप क्या लिख सकते हैं, जो E0 थर्ड, ये तो कॉमन हो गया, कट गया, तो E0 1 प्लस E0 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा N3, N1 और N2। तो यदि हम E0 3, तो E0 1 प्लस E0 2 1 और डिवाइडेड बाय 3। तो यदि 2 हाफ सेल को जोड़ा जाए तो तीसरा हाफ सेल का E0 इस तरह से मेजर्ड किया जाता है। ऐसा हो सकता है, नोट आप लोग नीचे नोट में लिखना है, इफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स इन सेल रिएक्शन, जब सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो उस सिचुएशन में देन हम क्या कर सकते हैं, तो E0 3 इक्वल टू E0 1 प्लस E0 2। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंस बात मिला, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल को भी जोड़ सकते हैं। अभी इससे पहले आपको क्लियर किए, जो E0 सेल को यानी सेल पोटेंशियल को जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक वैसा कंडीशन जिसमें सभी के पास इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उस सिचुएशन में जोड़ा जा सकता है। यानी उस समय E0 सेल भी काम करेगा, कैसा, तो एक्सटेंसिव की तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो इन दिस केस E0 इज एक्सटेंसिव, इस समय ये किस तरह से काम करेगा, एक्सटेंसिव की तरह से काम करेगा। अदरवाइज सभी का सभी हमेशा कैसा काम करेगा, E0, तो इंटेंसिव। तो यहाँ पे ये आपको 2 को लेकर के बात किए, ये कोई जरूरी नहीं है जो 2 ही होगा, 2 से अधिक भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है, जो डेल जी नोट को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन ये जो E0 है, इसको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट ये एक स्पेशल कंडीशन हो गया, जो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो उस सिचुएशन में इसको जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन बात करेंगे। तो सवाल लेते हैं,
if the standard electrode potential for a cell is 2 volt, यानी हम लोगों को दे दिया गया E नॉट सेल इक्वल टू 2 वोल्ट एट इतना केल्विन टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K इक्वल टू 40। तो E नॉट सेल दिया हुआ है तो हम क्या कर लेते हैं, डेल G नॉट निकाल लेते हैं। हम जानते हैं जो डेल G नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब n का वैल्यू Zn से Zn प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 और f का वैल्यू दे दिया गया 96500। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें क्योंकि बहुत सारे बुक में जो है सो गलत है। ये n, ये जो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे ये मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और f 96500 ये कूलम्ब पर मोल लेते हैं, और E नॉट सेल हमको कितना मिल गया, 2 वोल्ट मिल गया। तो इस तरह से ये जो मोल है ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें जो इस सेंस में यदि लिया जाए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो तब मोल का कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर से समझें, जैसे यहाँ पे हम ये Zn से Zn प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये Zn से Zn प्लस यदि आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिला, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो यदि यहाँ हम मोल ले लेंगे तो ये मोल मोल कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पे मिला -2965 और इंटू 2 इतना मिल करके ये क्या कहलाएगा, कूलम्ब वोल्ट, कूलम्ब वोल्ट। और यदि इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ये जो कूलम्ब वोल्ट है इसको सॉल्यूशन करने के बाद -38400 इतना कूलम्ब वोल्ट आ गया। अब ये तो डेल G नॉट का वैल्यू निकला, लेकिन हमको निकालना है क्या है, K का वैल्यू। तो K का वैल्यू निकालेंगे, आप लोगों को नीचे नोट करना है। तो K बराबर, यानी K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या फार्मूला हम लोग देखे अभी, जो डेल G नॉट इक्वल टू डेल G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K, यही देखे हैं। तो डेल G नॉट का वैल्यू मिल गया, यहाँ रख देते हैं -38400 माइनस RT, R का भी वैल्यू देखिए दिया हुआ है, और T ये भी दिया हुआ है 300। तो ln K, तो यदि हम ln K का बात करें, यदि ln K का बात करें तो क्या कहिएगा, -38400 और डिवाइडेड बाय -2400 इतना। तो ln K बराबर जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 20 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस भी तो हम लोगों का हट गया, तो इतना में डिवाइड करना होगा कितना से, 24 से, तो ये आ जाएगा 160। लेकिन ये जो आया ये ln K का, और हमको निकालना किसका है, K का वैल्यू। तो क्या करेंगे, ln को हटाने के लिए टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग
टेकिंग एंटी लॉग, और यदि एंटी लॉग लेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर 160। यदि ln हो और एंटी लॉग ले लिया जाए तो जो भी इतना वैल्यू रहे वे एक्सपोनेंशियल के पावर हो जाता है, e के पावर 160। सपोज कीजिए यहाँ माइनस रहता तो माइनस हो जाता। तो आप देख लें जो कौन सा आंसर हो जाएगा, b यानी 160। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये जेई मेन का था 219, ये जेई मेन का सवाल था। क्लियर हो गया? फिर से एक बार, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इतना, लिख लिए एट इतना टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये हम फार्मूला जानते हैं जो डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। अब हमको ये मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। हम जानते हैं डेल जी नॉट बराबर ये फार्मूला होता है। अब इसके लिए n कैसे, तो Zn से Zn प्लस यानी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। F ये दिया ही हुआ है, E नॉट सेल दिया ही हुआ है, तो इतना कूलम्ब वोल्ट। यहाँ पे आपको बार बार कह रहे हैं जो ध्यान रखना है, जो आपको कूलम्ब वोल्ट पर मोल भी दिया हुआ रह सकता है, लेकिन ये सिचुएशन है जो कैसा माना गया, तो यहाँ पे हम 2 मोल मान लिए, और जैसे ही मोल मानेंगे तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कूलम्ब वोल्ट रह जाएगा। और ये कूलम्ब वोल्ट को ही कहा गया है जूल, इसी का नाम क्या है, जूल। तो अब फिर यहाँ सॉल्यूशन किए तो ln के आया, लेकिन हमको निकालना था के, तो जब भी ln को हटाना हो, लॉग को हटाना हो तो एंटी लॉग लेते हैं, और जैसे ही एंटी लॉग लिए तो k बराबर e के पावर 160 आ गया। तो नोट कीजिए। तो अगेन हम सवाल लें, ये इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट का वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि इस तरह का दिया गया हो तो आप ये सोचें, इस 2 रिएक्शन से या तो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके ये मिल रहा है तो बन जाएगा। तो देखिए यदि हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये रिएक्शन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दे रहे हैं, तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे यानी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं कुछ है तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu और माइनस Cu प्लस। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 में से 1, क्योंकि ये तो इस तरह का होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन इस साइड बच गया 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu माइनस Cu प्लस प्लस। यदि हम Cu प्लस को इस साइड लावें और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रखें तो Cu, देखिए ये रिएक्शन आ गया कि नहीं आ गया। अब जब ये रिएक्शन आ गया तो हम क्या क्या काम किए हैं, तो इस दोनों को जोड़े हैं, घटा दिए हैं, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिए, ये मिल गया। तो अब हमको यहाँ पे फर्स्ट का ई नोट दिया हुआ है, और जब फर्स्ट का ई नोट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ई नोट थर्ड इसके लिए, तो इस तरह से यदि हम थर्ड बात करें तो 1 2 3 देना होगा, और 1 2, तो इस तरह से ये ऑब्टेन हो गया। अब फर्स्ट सेकंड और इसको क्या मानना होगा, थर्ड। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको
नोट कर ले, देख लीजिए इसे। इसको हम मान लेते हैं थर्ड, ध्यान दें यहां पे मान लिए थर्ड। तो जब हम थर्ड माने तो डेल जी नोट 3 ये तो मिला है, क्या करने से, फर्स्ट में से डेल जी नोट फर्स्ट माइनस डेल जी नोट सेकंड। अब डेल जी नोट का कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस एन एफ ई नोट 3 बराबर माइनस, यहाँ पे 3 है, ये 3 रखें, माइनस एन 1 एफ ई नोट 1, फिर माइनस एन 2 एफ ई नोट 2। यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहां पे n3 ई नोट 3 इज इक्वल टू n1 ई नोट 1। अब ये तो माइनस को कॉमन ले लिए तो ये माइनस खत्म है, ये माइनस बचा हुआ है, तो माइनस n2 ई नोट 2। आप देखें, आप जो n3 यानी तीसरा केस ये है, कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1, और ये ई नोट तो हमको निकालना ही है, n1 कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ई नोट 1 ये 1 बन गया, ये 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन, तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दें 0.337, फिर माइनस, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1, और फिर मल्टीप्लाई कर दें 0.153। अब ई नोट 3 का वैल्यू सॉल्यूशन करके मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 0.521 वोल्ट। तो इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम के सहारे ये समझा दिए, जो डेल जी नोट को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ सिचुएशन क्या आ गया, घटाने वाला, सब्सट्रैक्ट करने वाला सिचुएशन आ गया। तो आज हम फिनिश कर लिए गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन। अगले रोज कल जो हम बात करेंगे वे कंसंट्रेशन हाफ सेल। अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 अलग अलग हाफ सेल यूज करते थे, एक जिंक रहता था तो दूसरा कॉपर रहता था। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, दोनों का दोनों सेम होगा, चाहे जिंक का लेंगे तो दोनों साइड जिंक का, हाइड्रोजन का लेंगे तो दोनों साइड हाइड्रोजन का। तो इसका नाम क्या रखा गया है, कंसंट्रेशन सेल, और उसी में रिलेटेड बात होगा पीएच से। तो बस आज के लिए इतना ही।